चलो अब आज वाला टास्क है डिफरेंशियल इक्वेशंस की, जो क्लास 12 के रेगुलर सिलेबस के लिए जो असाइनमेंट है उसकी डिस्कशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशंस क्लास 12 बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। हमने सबसे बड़ा जो टास्क है रेगुलर सिलेबस का, दैट इज कैलकुलस। कैलकुलस जो क्लास 12 का है हमने वो कंप्लीट करा, और डिफरेंशियल इक्वेशंस उसका लास्ट टॉपिक है। इससे पहले हमने एरिया अंडर कर्व्स कंप्लीट करा। तो अब डिफरेंशियल इक्वेशंस तक आते आते हमारा कैलकुलस में एक होल्ड बना होता है, जिसमें अब हमें क्लासेस अटेंड करके ये समझ में आ जाता है कि इस टॉपिक के पीछे जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन से निकलती है, जो कि हमने नोटिस भी करा। तो अब पता है अब एडवांटेज क्या है कि जो सारी क्लासेस हैं वो आपके पास हैं। तो अब हम इनको एग्ज़ाम से पहले प्रॉपरली, जैसे अब पूरे सिलेबस के वैसे तो हर टॉपिक के टॉपिक वाइज टेस्ट होते रहे, पर आगे कंबाइंड टेस्ट होने शुरू हो जाएंगे। तो जो कंबाइंड टेस्ट होंगे उनमें भी बार बार जाके इन टॉपिक्स को रिवाइज करना। जो क्लासेस के बीच में जो क्वेश्चंस है, जो क्लासेस के बीच में जो क्वेश्चंस करवाए हैं, वो सारे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा ग्राइंडेड क्वेश्चंस हैं, बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। उसके बाहर का कुछ हमें नहीं मिलना। वो हो गया, असाइनमेंट हो गई, दैट इज़ इट। तो इसके अलावा हमने कहीं नहीं भटकना। एनसीईआरटी वाले क्वेश्चंस भी जो ढंग के हैं वो सारे के सारे इसमें कवर्ड हैं, सब कुछ कवर्ड है। एनसीईआरटी और जो और हम लोग ढंग की बुक्स जानते हैं, सबका इसमें सारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग पूरी तरह कवर्ड है। आपने कुछ और नहीं करना, कुछ और नहीं भटकना। पर इतना तो हमें करना ही चाहिए, ये बेयर मिनिमम है। इतना भी अगर हमने नहीं करा तो हमारे नखरे कोई नहीं संभाल सकता, फिर हमारा कहीं कुछ नहीं बनना। क्योंकि हमें ये भूल जाता है कि काम आपको करना है, आपका एग्ज़ाम है। तो इसलिए चलो अब डिफरेंशियल इक्वेशंस क्लास 12 सिंपल सी असाइनमेंट है। एक बार देखते हैं इसमें था क्या क्या। क्वेश्चंस की वैरायटी को नोटिस करते हैं, हर एक को ब्रेक करते हैं। कुछ बहुत स्पेशल टॉपिक नहीं है, बहुत स्पेशल काम नहीं है, पर क्वेश्चंस होने चाहिए, दैट इज़ इंपॉर्टेंट। अब देखो इस क्वेश्चन में बोला क्या गया कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ कर्व, जिसमें कि हमें दिया गया फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ कर्व। इसको थोड़ा सा ओपन कर लेते हैं। हमें गिवन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ कर्व through passing through the origin, given that the slope of the tangent to the curve at any point is equal to sum of the coordinates of the point। तो हमें डायरेक्टली क्या गिवन है कि जो dy by dx है वो बराबर है x प्लस वाई के। ये क्या हुआ, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म हो गई। अब याद रखो हमने क्या सीखा है कि जैसे ही डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म होती है उसके बाद हम क्या करते हैं, फटाफट चेक करते हैं कि क्या वेरिएबल सेपरेबल है। अगर नहीं तो रिड्यूसेबल टू वेरिएबल सेपरेबल होगी, जिसके अब कई सारे हिस्से हैं। लीनियर भी हो सकती है, होमोजेनस भी हो सकती है, जो कि उसी के कई सारे नाम हैं, या रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल हो सकती है कुछ सब्स्टिट्यूशन करके। देखो जो हम लोगों ने जिस तरीके से हमने अंडरस्टैंडिंग बनाई ना, अगर ऐसे बनी है, जब हमें समझ में आ जाए कि ये सारे के सारे इसी का हिस्सा हैं, तो कल को जब हम जेईई मेंस और एडवांस के लिए फर्दर इनको डील करेंगे तो हमें रियलाइज़ होगा कि वो भी सारा बहुत सिंपल है। जैसे इस केस में डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे की बनी, दो तरीके से बोल सकते थे। इसको रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल तो है, इसको लीनियर लेके भी कर सकते थे, और इसको डायरेक्टली हम लोग x प्लस वाई को t लेके भी कर सकते थे। दोनों तरीके वैलिड हैं। तो इसमें से इसको डिफरेंशिएट कर लिया, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स बराबर आ गया dt बाई डी एक्स के, और वहाँ से डी वाई बाई डी एक्स को लिख दिया dt बाई डी एक्स माइनस 1। ये माइनस 1 ये बराबर हो गया t के, तो उधर ले गए तो t प्लस 1 हो गया। तो अब ये बेकार है। इसके बाद वेरिएबल सेपरेबल बन गया। उसके बाद इसका काम बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ऑरिजिन से पास होने का मतलब क्या, उन्होंने सी निकलवाने के लिए हमें बता दिया है। तो सिंपल सा ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट में गिवन है कि फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन x स्क्वायर डी वाई प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। तो अब इन क्वेश्चंस में हमने क्या सीखा है कि हमने करना क्या होता है। सबसे पहले हमने इसके फॉर्मेट को क्रैक करना होता है कि भाई क्या दिया हुआ है। हमने फॉर्मेट को क्रैक करना होता है, जैसा हमने सारे क्वेश्चंस में करा। तो देयर इज़ नो स्पेसिफिक स्किल एज सच। अब कल को जब हम कंपटीशन के लिए काम करेंगे ना, तो इन्हीं क्वेश्चंस को डील करने के बहुत फास्ट रूट हैं। इन्हीं क्वेश्चंस को डील करने के बहुत फास्ट रूट हैं, पर हमें फॉर स्कूल एग्जाम्स वही तरीके आने चाहिए जो बताए गए। तो देखो इस क्वेश्चन में मेरा क्लियर कट टास्क क्या होगा कि मैं इसका फॉर्मेट ब्रेक करूँ। एक्स स्क्वायर डी वाई इन दोनों में से विजिबल है, हमें वाई कॉमन है, तो एक्स प्लस वाई इंटू डी एक्स ये बराबर आ गया 0 के। तो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि ये डबल डिग्री की टर्म है, ये भी डबल डिग्री की टर्म है। तो अगर मैं डी वाई बाई डी एक्स क्रिएट करा देता हूँ तो दिस वुड गिव अस डायरेक्टली, इसको उधर ले गए एंड नीचे ले आए, तो दिस वुड बी माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर।
अब ये कैसी बन गई, होमोजेनस। तो क्या करेंगे, y को डाल देंगे vx, उसके बाद बेकार है। y को डाला vx तो v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स बराबर हो गया इधर वाले टर्म के, सिंपली माइनस वी स्क्वायर आ जाएगा, उसके बाद बेकार है। सिंपल हमारे पास वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में इक्वेशन डेवलप हो गई, उसके बाद हमें डील करनी आती है। इसमें हमें गिवन है कि फाइंड द ऑर्डर। देखो जो इसका असाइनमेंट के जो क्वेश्चंस का पैटर्न है वो अलग अलग हो सकता है, पर प्रॉपरली बस इसको हमें कैसे डील करना है वो पता होना चाहिए। तो अब जब हमें ये गिवन है तो हमें क्लियरली समझ में आता है कि ऑर्डर के लिए क्या करते हैं, सबसे बड़ा जो डी वाई बाई डी एक्स का जो सबसे हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव होता है उसको ढूंढते हैं। हमने देखा कि डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे कॉस डी वाई बाई डी एक्स है, तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर में जो यहाँ पे जो इस केस में जो उसका हाईएस्ट ऑर्डर है दैट इज 2। ऑर्डर किसको देख के हमने जज करा, इनको। डिग्री पे जब हम आए तो हमें क्लियर है कि डिग्री वाला फॉर्मेट होने के लिए पहले इसको एक डेरिवेटिव्स के पॉलिनोमियल के फॉर्म में होना चाहिए। डिग्री वाली बात के डिफाइन होने के लिए इसको डेरिवेटिव्स के पॉलिनोमियल के फॉर्मेट में होना चाहिए, जो कि ये नहीं है। कॉस ऑफ डी वाई बाई डी एक्स का कोई मतलब नहीं बना। अगर कॉस ऑफ वाई होता तो हम लोग इसकी डिग्री की बात करते, उस केस में वो डिग्री 2 हो जाती। सबसे बड़े ऑर्डर वाली टर्म की सबसे बड़ी पावर को देखते, पर इस केस में इस कॉस ने यहाँ पे इसको फंसा दिया, तो इसकी डिग्री डिफाइन नहीं होगी फॉर द सिंपल रीज़न। ये भी बिल्कुल सेम तरह की कहानी है। अब देखो इस केस में जो P है वो हमें गिवन है कि डी वाई बाई डी एक्स है। देखो P गिवन है कि y डैश है विच इज़ डी वाई बाई डी एक्स। तो अगर हमसे किसी ने इस वाली टर्म की अगर ऑर्डर और डिग्री अगर पूछी तो हमें क्लियरिटी है कि हमने क्या करना है। हमें अब ऑर्डर तो हमें डायरेक्टली विजिबल है कि वो तो बहुत ईजी होता है बनाना। जैसे इस केस में हमें विजिबल है कि जो सबसे बड़ा जो ऑर्डर है हमें विजिबल है कि वो डी वाई बाई डी एक्स ही है, तो इसलिए इसका ऑर्डर तो आ गया। जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो इस डिफरेंशियल इक्वेशन में अकर कर रहा है दैट इज़ 1। डिग्री के लिए हम क्या करते हैं कि पहले इसको पॉलिनोमियल के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। कैसे करें, y माइनस पी एक्स, इसको इधर ले गए का होल स्क्वायर, ये बराबर हो गया a स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। कई बार ये कन्वर्ट नहीं भी हो रहा होता डायरेक्टली, मतलब इन द सेंस कि कई बार हमें लगता है जैसे ये स्टेप मैंने यहाँ पे ईजिली कर लिया, कई बार ये स्टेप ऐसे नहीं क्लिक करता, कई बच्चे यहीं पे स्क्वायरिंग कर लेते हैं। तो ये सोचा करो कि ये रूट हटाना है ना, तो जो हाईएस्ट पावर जो हमें लेके जानी है वो इसकी स्क्वायरिंग करनी है। तो बस इतना ही सोचना होता है, ये ज़रूरी नहीं कि आप लोग ऐसे का फॉर्मेट बनाओ। चलो इस केस में बन रहा था तो बना दिया। तो हमें विजिबल है कि जो P की जो हाईएस्ट पावर, P एक्चुअली क्या है, डी वाई बाई डी एक्स। इसकी जब स्क्वायरिंग वेरिंग एक्सपैंड करेंगे तो द हाईएस्ट पावर टर्म विच वुड अकर इन दिस इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, वुड बी डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। तो उसकी जो डिग्री आ गई दैट इज 2। ये रीज़न है। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ईजी काम है, इंटेलेक्चुअल काम है, लॉजिकल है। तो जब एक बार आता हो फिर ये गलत नहीं होता। फाइंड द डिफरेंस, ये सब हमने करे हुए डिफरेंशियल, ये प्रैक्टिस के लिए डाला था। फर्स्ट कोऑर्डिनेट विच टच द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो ये सिचुएशन है, ये सर्कल है। सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, इक्वेशन बनानी पड़ती है। उसका सेंटर इस केस में क्या आ गया, a, a, और इसका रेडियस भी आ गया a। तो इसलिए इक्वेशन क्या बन गई, x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। अब इसमें नंबर ऑफ आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स कितने हैं, नंबर ऑफ आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स हमें विजिबल है कि नंबर ऑफ आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स इस केस में केवल एक है। यहाँ तक ला सकने का तरीका, यहाँ तक ला सकने का जो रीज़न था वो इस बात को सही पकड़ पाना था। अब सिंस द नंबर ऑफ आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स इन्वॉल्व्ड इज ओनली 1, तो वी कैन डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन ओनली वंस। ये हमने करा हुआ है, पर चलो 2 टाइम्स x माइनस ए प्लस 2 टाइम्स y माइनस ए इंटू वाई डैश बराबर आ गया 0 के। अब मुझे इसका और इसका यूज़ करते हुए इस a को यहाँ से हटाना है। तो बहुत तरीके हैं कैसे। अब यहाँ पे चाहो तो यहाँ से अगर और कुछ नहीं क्लिक करता तो इसमें सिंपली चलो 2 तो कैंसिल ही हो जाएगा। x माइनस ए प्लस वाई वाई डैश माइनस ए वाई डैश बराबर आ गया 0 के। यहाँ से a निकाल दो, यहाँ से a निकाल दो। a कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा x प्लस वाई वाई डैश होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस वाई डैश। बिना टेंशन लिए, बिना सोचे, बस यहाँ पे और यहाँ पे इस a को डाल दो। जो बना वो अपना आंसर है। तो हमारा रूल वो रहेगा, हमने एसेंशियल आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स को
रिमूव करना होता है। तो ये क्वेश्चन उसी करी हुई अंडरस्टैंडिंग का एक और फॉर्मेट था, पर ये प्रैक्टिस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तभी हमें आएगा ना काम अपने आप करना, जब क्वेश्चंस को खुद अटेम्प्ट करोगे। ये भी सेम फॉर्मेट है, ये वाले में तो वैसे देखते ही मुझे देखो हमारी ऑब्जर्वेशन बन जाती है, देखते ही समझ में आता है कि ये तो और वेरिएबल सेपरेबल है, कुछ नहीं है इसमें काम। ये क्या बना सिंपली -2x tan y होल डिवाइडेड बाय सीकेंट स्क्वायर y इंटू 1 + x², ये बना। तो यहाँ पे dx के साथ x ले जाएं, dy के साथ y, तो dy माइनस सीकेंट स्क्वायर y अपॉन tan y, ये बराबर आ जाएगा, ये बराबर आ जाएगा सिंपली dx के साथ 2x अपॉन 1 + x²। और अब हमें क्लियरिटी है कि ये इंटीग्रेशन बहुत सिंपल है, तो ये आगे हैंडल हो सकता है। पर ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन है तो उसमें जो c है एंड में वो निकल आएगा, वो 2 निकलता होगा। तो दिस वाज द रूट। इस क्वेश्चन को भी कल को ऑब्जेक्टिव में डील करने का रूट हमारा बहुत फास्ट हो जाएगा, बहुत फास्ट हो जाएगा। पर हमें आज कैसे करना है वो भी हमें आना चाहिए कि एक्चुअली इस क्वेश्चन को अगर आज करना पड़े तो कैसे करें। तो हमने क्या सीखा हुआ है कि बिना टेंशन लिए पहले dy/dx तो क्रिएट कर लो। बहुत सिंपल काम है, ऐसी कुछ भी अगर किसी ने कुछ भी बोला, कुछ नहीं, बुक्स वुक्स के चक्कर में कंफ्यूज नहीं होना इस टॉपिक में, बस जैसे हमने करा है डिस्कस बस वैसे आना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में अब मेरा रूट क्या होता, सिंपल सा रूट होता कि पहले इसमें टर्म देख लो, x² dy माइनस xy dx, xy dx ये बराबर है y dx के। तो अब सिंपल सा काम ये बन गया, x² dy बराबर है y कॉमन y, और y dx इनफैक्ट कॉमन आ रहा है, और अंदर क्या बन रहा है, दिस इज x + 1। तो ये तो सिंपल वेरिएबल सेपरेबल फॉर्मेट में ही आ गया, दिस इज dy अपॉन y इज इक्वल टू x + 1 अपॉन x² dx। तो इसमें करा क्या कि सिंपली हम लोगों ने यहाँ पे देखो टर्म्स को अलग अलग कर दिया। तो जैसे ही टर्म्स को अलग अलग करा, ये पहले ही ज़्यादा इजी फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया। देखो दिस इज x² dy माइनस xy dx, और इधर क्या था y dx। तो जब उधर लेके गए तो y dx कॉमन आ गया, अंदर आ गया x + 1, एंड ये टर्म ज़्यादा ईजिली ब्रेक हो गई। ठीक है, इट इज़ गुड, ये भी सिंपल था। इस वाले में हमें गिवन था कि at any point xy on the curve the slope of the tangent is equal to 1 times the slope of the straight line joining the point of contact to the origin. Find the equation of the, कुछ नहीं, ये भी बहुत सिंपल है। ये कर्व है, इसके ऊपर का पॉइंट हमने ले लिया x1, y1। स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या बनी, dy1/dx1, ये बराबर है इक्वल टू 1 टाइम्स द स्लोप ऑफ द टेंजेंट ऑफ द स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द पॉइंट टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द ऑरिजिन। तो इसको जब हम ज्वाइन करेंगे ऑरिजिन के साथ, ये इस लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा, y1 - 0 अपॉन x1 - 0 विच इज़ 1 टाइम्स ऑफ y1/x1। ये तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गया, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गया। पर चलो, दिया हुआ तो आपकी प्रैक्टिस के लिए था, और इसमें काफ़ी एनसीईआरटी की ही अंडरस्टैंडिंग थी। अब इसमें क्या गिवन है, अ वेट पोरस सब्सटेंस, मैंने करवाया भी हुआ है और क्लास में भी कराया हुआ है, पर केवल ये फिर से प्रैक्टिस के लिए दिया था कि जो करा हुआ है वो हमें अप्लाई कर पाना आ रहा है कि नहीं आ रहा, उसी की वेरिफिकेशन है एक तरीके से। ये कुछ स्पेशल नहीं है, पर जो हमने करा है वो जब असाइनमेंट में आए तो वो करा करो, उससे बचना नहीं होता। हमें किसी ने बोला वेट पोरस सब्सटेंस इन ओपन एयर लूजेस मॉइस्चर एट द रेट प्रोपोर्शनल टू द मॉइस्चर कंटेंट। तो मान लो सो मॉइस्चर अगर m है तो dm/dt जो है वो k टाइम्स ऑफ m हो गया। k कोई प्रोपोर्शनैलिटी का कांस्टेंट है। कई बच्चे, मैंने क्लास में भी बोला है कि कई बच्चे यहाँ पे माइनस साइन लेते हैं, क्यों, फिजिक्स में करा होता है, केमिस्ट्री में करा होता है कि नेगेटिव है, ये कम हो रहा है। तो एक्चुअली उसकी नीड नहीं होती, मतलब विथ ड्यू रिस्पेक्ट टू योर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री टीचर्स, मैथ्स में हमें इसकी कोई ज़रूरत वैसे नहीं होती। जो हम लोगों ने फर्स्ट ऑर्डर रेट के रिएक्शंस करे होते हैं या जो रेडियोएक्टिव सब्सटेंस का डिके देखा होता है, उसमें हमें यहाँ पे माइनस साइन लेके करवाया जाता है। पर अगर सोचो तो ये वही तो है, ये वही तो है जो हमने फिजिक्स केमिस्ट्री में करा। तो वो जब हम वहाँ पे सॉल्व करते हैं तो हम क्या सॉल्व कर रहे होते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशंस। सिंपल, जैसे हमने ये बना दिया, अब ये बच्चों वाली वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन है। dm/m बराबर हो गया k dt के, इंटीग्रेट करो, log m बराबर आ गया kt प्लस c के। अब यहाँ पे मेरे पास दो आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स आ गए,
तो m बराबर हो गया e की पावर के टी प्लस सी के। उसको ब्रेक कर सकते हैं e की पावर c विच इज़ अगेन अ कांस्टेंट, उसका नाम कुछ एक ही रख लो, चलो c रख लेते हैं। e की पावर c को c पढ़ लो ना क्या जाता है, इंटू e की पावर के टी। तो ये बना इसका फॉर्मेट कि जो m है वो बराबर है c टाइम्स ऑफ e की पावर के टी। अभी निकालने के लिए क्या करें, हमें गिवन है कि अब देखो एक्चुअली इसके बाद ना यहाँ पे दो कहानियाँ होती हैं। यहाँ पे हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन भी लगा सकते थे। कैसे, मान लो शुरू में टाइम अगर m नॉट, शुरू में जो मटेरियल है मॉइस्चर दैट इज़ m नॉट, शुरू में जो टाइम है वो अगर ज़ीरो है और मान लो बाद में टाइम t है, यहाँ पे मान लो फाइनल अगर हम लोग m ले लें, तो ऐसा करने पे ये जो एंड में जो c आ रहा है ना ये एलिमिनेट हो जाता। पर ज़रूरी नहीं कि ऐसा करो, अगर ऐसे करा तो भी ठीक है, अगर ऐसे इनडेफिनिट से करा तो भी ठीक है। इस केस में क्या करते हैं, जैसे मैंने क्लास में सिखाया है, शुरू में जब t को ज़ीरो लोगे तो m को m नॉट मानोगे, तो m नॉट बराबर हो गया सिंपली c इंटू ई की पावर ज़ीरो विच इज़ c के। तो ये जो c है ये एक्चुअली m नॉट ही बन गया, तो m बराबर हो गया m नॉट इंटू ई की पावर के टी। अब k रह गया, इस k को निकालने के लिए हमें बताया हुआ है कि इट लूजेस हाफ इट्स मॉइस्चर ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर। मतलब फर्स्ट आवर में जब t1 है तो जो m है वो m नॉट बाय 2 हो जाता है, ये बताया ना अपने आप। तो यहाँ पे t को 1 डाल दो और m की जगह m नॉट बाय 2 डाल दो, तो बराबर हो गया m नॉट इंटू ई की पावर k के। इसका मतलब जो e की पावर k है वो एक्चुअली 1 बाय 2 है, तो e की पावर k जो बना दिस इज़ 1 बाय 2। तो वहाँ से k कितना आ गया, सिंपली log 2, ये बनी। तो जो मेरी फाइनल इक्वेशन बनी वो बन गई कि m बराबर है m नॉट इंटू ई की पावर log 2t। अब इसमें हमें क्या चाहिए कि इट लूजेस 95% ऑफ द मॉइस्चर। तो मॉइस्चर लेफ्ट कितना होगा, 5%। m क्या रिप्रेजेंट करता है, बचा हुआ मॉइस्चर। तो m को हम क्या लिखेंगे, सिंपली 5% ऑफ m नॉट, मतलब विच इज़ m नॉट बाय 20। यहाँ पे m नॉट बाय 20 लिख दो, वहाँ से t आ जाएगा। ये था इस क्वेश्चन में करने वाला काम। हमने सब ये करा हुआ है, पर चलो प्रैक्टिस के लिए डाला था तो इसको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, दैट इज़ इट। कुछ स्पेशल काम नहीं है इसमें। ये भी सेम फॉर्मेट है। अब देखो cos क्यूब x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई कॉस एक्स, ये बराबर है साइन एक्स। तो अब हमने इस क्वेश्चन में बेसिकली एग्जैक्टली सेम तरीके से जज करना था कि इसका जो फॉर्मेट बनेगा वो कैसे का बनेगा, मतलब इसको डील करने के लिए हम क्या कहानी प्ले करें। तो अब इस क्वेश्चन का भी जो सेंस है, देखो मेन काम ही इस क्वेश्चन में भी सिंपली इसका कोड क्रैक करना था, जो कि हमें साफ साफ विजिबल था। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये भी, हमें देखते ही समझ में आ रहा है कि ये वेरिएबल सेपरेबल का फॉर्मेट तो नहीं बन रहा। तो अगर हम लोग सिंपली इसको कॉस क्यूब एक्स से डिवाइड कर दें तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई अपॉन कॉस क्यूब एक्स, वो सिंपली सीकेंड स्क्वायर एक्स बन जाता। ये बराबर है साइन एक्स अपॉन कॉस क्यूब एक्स विच इज़ वॉट टैन एक्स इंटू सीकेंड स्क्वायर एक्स। तो अब ये फॉर्मेट कैसा बना, सिंपल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। इसमें p क्या है, सीकेंड स्क्वायर एक्स। तो उसके बाद ये क्वेश्चन का फॉर्मेट बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है और हम जानते भी कि इसको ब्रेक कैसे करना है। सिंपली इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, y इंटू आई एफ बराबर है इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ के, और हम लोग आई एफ बनाना जानते हैं। f क्या बन जाएगा, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p डी एक्स विच इज़ सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स। वो क्या बन गया, e की पावर टैन एक्स। ये बना सिंपली अपने पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो उसके बाद इस क्वेश्चन में देयर इज़ नो ट्रिक, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। जब यहाँ पे दूसरे वाले में डालोगे तो इस वाले को इंटीग्रेट करने के लिए सिंपली टैन एक्स को t ले लो, डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा। तो क्वेश्चन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड था, पर हमें फॉर्मेट को ब्रेक करना आना चाहिए, जो कि हम लोग सीख रहे हैं, हमने क्लासेस में भी करा। तो असाइनमेंट को डिस्कशन का क्लियर सा पर्पस है कि कहीं पे भी अगर ब्लॉक हो छोटा मोटा तो वो डिस्कशन में क्रॉस हो जाए। Find the equation of a curve passing through 0, 2 given that the sum of the coordinates of any point on the curve exceeds the magnitude of the slope of the tangent to this at by 5। अब हमें क्या दिया गया इसमें, किसी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनका सम ये एक्सीड करता है स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट दैट पॉइंट बाय 5। तो इसमें से अगर मैं डी वाई बाई डी एक्स को अगर माइनस करता हूँ तो उसका आंसर 5 आना चाहिए।
मतलब इन दोनों का सम मिला के स्लोप से 5 ज़्यादा होता है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म हो गई। उसके बाद हमें विजिबल है कि काम बिल्कुल सिंपल है कि डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो गया एक्स प्लस वाई माइनस 5 के। ये कैसी बनी? इस इक्वेशन को, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भी देख सकते हैं, वो भी करेक्ट है। नहीं तो डायरेक्टली एक्स प्लस वाई को टी ले लो या एक्स प्लस वाई माइनस 5 को टी ले लो, दोनों ही तरीके सही थे। इनमें से किसी भी तरीके से करा, इट वॉज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन फॉर्मेट, लेकिन हमें ब्रेक करना आना चाहिए था और वही पर्पज़ है। अब इस वाले में भी कल को देखो ऑब्जेक्टिव में इन क्वेश्चंस को डील करने के हमारे तरीके बहुत अलग हो जाएंगे, पर अभी हमें आज क्या करना है वो इम्पॉर्टेंट है फॉर द स्कूल सिलेबस। हमें गिवन है y माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये बराबर है ए वाई स्क्वायर प्लस सिंपली a इंटू डी वाई बाई डी एक्स के। तो वहाँ से हमें विजिबल है कि y माइनस ए वाई स्क्वायर, इसको हम इधर ले आए, ये बराबर हो गया डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेके सिंपली x प्लस ए, और विजिबल है कि हो गया। ये कैसा बन गया? सिंपल वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जो हमने क्लास में सीखा है बस उसी को अप्लाई करने के लिए ये असाइनमेंट थी। उसके बाद हमें विजिबल है बेकार है डी वाई अपॉन वाई माइनस ए वाई स्क्वायर, ये बराबर हो जाएगा डी एक्स अपॉन एक्स प्लस ए के। अब इसमें क्या करेंगे? सिंपली हमें विजिबल है कि नीचे इसको हम लोग ब्रेक कर देंगे पार्शियल फ्रैक्शन से, वो दो में इसको तोड़ दो, आगे इंटीग्रेशन तो हमने अलग से करी हुई है। तो ये था इस क्वेश्चन में करने वाला कंप्लीट टास्क। ये भी सेम है, हमें डायरेक्टली विजिबल था कि डी वाई बाई डी एक्स बराबर है 1 माइनस एक्स प्लस वाई कॉमन 1 माइनस एक्स के। तो ये फैक्टराइज हो रहा है 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस वाई के। ये कैसा बन गया? ये कैसा बन गया? सिंपली वेरिएबल सेपरेबल। 1 माइनस एक्स को डी एक्स के साथ ले जाओ, 1 प्लस वाई को डी वाई के साथ ले जाओ। वेरिएबल सेपरेबल वाला फॉर्मेट बना हुआ है, तो ये सॉल्व हो गया और बहुत ईजी था। ये भी सिंपल है, पर चलो दिया है तो डिस्कस कर लेते हैं। x इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर है y प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के। x से डिवाइड करा दो तो ये बन गया y बाई एक्स प्लस, जब ये x नीचे जाएगा अंडर रूट के अंदर जाएगा तो ये 1 प्लस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर हो गया, जो कि आवाज़ें मार मार के बोल रहा है कि y को vx डाल दो, y को vx डाल दो, और यहाँ पे इसी क्वेश्चन की हैप्पी एंडिंग हो जाएगी। ये बन जाएगा v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू v प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर। ये दोनों कैंसिल हो गए, आगे वेरिएबल सेपरेबल है। देखो जब एक बार ये रिदम बन जाए ना, तो फॉर बोर्ड एग्जाम्स तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। पर आना ये वैसे चाहिए जैसे क्लास में मैंने कई बार बोला है कि इसको ब्रेक करने के लिए जो रोड मैप बताया है ना, बिल्कुल वो आना चाहिए। वो रोड मैप के आने के बाद ये टॉपिक बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। चलो, सो दिस इज़ द, ये जो इसी असाइनमेंट की जो क्वेश्चंस मुझे लगा कि डिस्कस करने चाहिए वो सारे के सारे डिस्कस थे। एंड अब डायरेक्टली इसका टेस्ट देके इसकी अंडरस्टैंडिंग को वेरीफाई करो। असाइनमेंट वाले क्वेश्चंस, क्लास में जो क्वेश्चंस कराएं, उन सब के बाद टेस्ट में हम सिस्टमैटिकली अगर करेंगे काम तो हमारे फुल मार्क्स आने चाहिए। चलो, ऑल द बेस्ट।